जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। कैसे हैं कमेंट बॉक्स में भी बता सकते हैं। हम अच्छे हैं फिलहाल। और हम लोग इस समय पढ़ रहे हैं इंसॉल्वेंसी अकाउंट्स, दिवालिया खाते, जहाँ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स को हम लोग कर रहे हैं। और हर एक प्रैक्टिकल के साथ हम लेके आते हैं एक नई कंडीशन। हम वो सभी क्वेश्चंस करेंगे जो आपको क्वेश्चन करते समय अपनी प्रैक्टिस बुक में परेशान करते हैं। हम लोग टोटल 12 प्रैक्टिकल प्रॉब्लम करने वाले हैं इंसॉल्वेंसी अकाउंट से। और इन क्वेश्चंस को करने के बाद आपको इस चैप्टर का कोई भी क्वेश्चन कठिन नहीं लगेगा, क्योंकि मैक्सिमम को तो हम सॉल्व ही कर लेंगे। एक पर्सन का इंसॉल्वेंट क्या होता है और उसमें कैसे कैलकुलेशन की जाती है, उन सब की बातों को लेकर के हम लोग यहाँ पर चल रहे हैं। आज वाले क्वेश्चन की कंडीशन है फ्रॉडुलेंट पेमेंट, सकपट भुगतान। क्या होता है सकपट भुगतान, इसको समझेंगे अपने क्वेश्चन में। बहुत ही बेहतरीन कंडीशन है। जब भी कभी क्वेश्चन के अंदर पूछ ली जाती है तो बहुत कंफ्यूजन आ जाती है। जानते हो क्यों? जैसे फाइनल अकाउंट्स करते समय आपको सबसे ज्यादा प्रॉब्लम कहाँ होती है? एडजस्टमेंट में, कि एडजस्टमेंट को ले कहाँ जाएं और कहाँ कहाँ ले जाएं। बस यही बात है फ्रॉडुलेंट पेमेंट या आने वाली नई नई कंडीशंस की। इनको समझना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि अगर समझ ही नहीं पाए तो फिर इनको सॉल्व कैसे करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कि आखिर फ्रॉडुलेंट पेमेंट क्या होता है। देखो, फ्रेंड्स लोन जो है, फ्रेंड्स लोन, इसको किस कैटेगरी में रखा गया? अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स। क्योंकि अगर आप अपने फ्रेंड से लोन लेते हैं तो वो आपसे सिक्योरिटी के तौर पे कुछ नहीं मांगेगा। और अगर सिक्योरिटी मांगेगा तो फ्रेंड नहीं है, फिर वो आपका फुली सिक्योर्ड या पार्सली सिक्योर्ड क्रेडिटर बन जाएगा। तो फ्रेंड्स लोन को अनसिक्योर्ड में रखा गया। लेकिन इंसॉल्वेंट पर्सन ने क्या किया? जब पिटीशन दायर किया, उसने पिटीशन दिया कोर्ट में इंसॉल्वेंट होने के लिए, उस समय उसने अपने फ्रेंड को सकपट, मतलब कपटपूर्ण तरीके से, फ्रॉडुलेंट तरीके से उसे प्रेफरेंशियल क्रेडिटर बनाकर या किसी अन्य तरीके से पेमेंट कर चुका है। तो वो तो है ही नहीं, प्रेफरेंशियल तो था नहीं, वो तो अनसिक्योर्ड है। उसने क्या किया? प्रेफरेंशियल बना के पेमेंट कर दिया। तो आपको क्वेश्चन के अंदर ये हेडिंग पढ़ के नहीं आएगी, बस क्वेश्चन के अंदर कहीं पर लिखा हुआ मिल जाएगा, सकपट भुगतान किया, फ्रॉडुलेंट पेमेंट टू हिज फ्रेंड और समवन। ओके, तो अगर फ्रॉडुलेंट आ जाए तो अंडरलाइन कर लेना। अब फ्रॉडुलेंट को करेंगे क्या? तो फ्रॉडुलेंट पेमेंट जब होगा तो मोस्टली फ्रेंड को होगा। फ्रेंड अनसिक्योर्ड क्रेडिटर का पार्ट है। लिक्विडेटर उस पैसे को रिलाइज कर लेगा, पूरा पैसा रिलाइज करेगा। कौन? लिक्विडेटर। पूरा पैसा आएगा, फिर कहां लिखा जाएगा? क्योंकि लिस्ट ए का पार्ट है। जब उसको पेमेंट किया गया तो फिर लिस्ट ए में लिखा नहीं गया, तो अब लिस्ट ए में लिख लो उतनी वैल्यू। दूसरा काम क्या करो? जब रिलाइज करेगा तो कैश ही तो लेके आएगा। कैश किसका पार्ट है? लिस्ट ई का पार्ट है। इस वजह से सेम वैल्यू लिस्ट ई में चली जाएगी। तीसरा क्या होगा? तीन जगह जाएगा। तीसरा क्या होगा? चूंकि पेमेंट हो चुका था, सेटल हो चुका था मामला, अब रिकवरी की गई तो प्रॉफिट हो गया। और प्रॉफिट्स को कहां कैरी करते हैं? डिफिशिएंसी अकाउंट के डेबिट साइड में। तो फ्रॉडुलेंट पेमेंट को क्या करेंगे? तीन जगह लिखेंगे। सबसे पहले रिकवरी करेंगे, लिस्ट ए में लिखेंगे, लिस्ट ई में लिखेंगे, और डेबिट साइड ऑफ डिफिशिएंसी अकाउंट लिखेंगे। क्यों लिखेंगे मैंने आपको बता भी दिया है। तो अब चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं जो इस पर बेस्ड करता है। आज क्वेश्चन आपको टेलीग्राम चैनल कॉमर्स विद वेदशिरा पे मिलेगा और स्क्रीन पे भी दिख रहा होगा। क्वेश्चन की इंफॉर्मेशन है, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन प्रिपेयर स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स एंड डिफिशिएंसी अकाउंट ऑफ मिस्टर ग्रीस हु इज डिक्लेयर्ड इंसॉल्वेंट ऑन 31st December 2008. Total creditors of rupees 1,24,000 including preferential creditor 2,000, secured creditors holding a first charge on building rupees 30,000, and another secured creditors holding a second charge on building of rupees 28,000. देखो चार्ज वाला भी क्वेश्चन आया, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन, छोड़ के मत जाना। बिल्डिंग बुक वैल्यू रुपीज 64,000, एस्टिमेटेड टू रियलाइज रुपीज 50,000, डेटर्स 36,000, एस्टिमेटेड टू बैड डेट्स 4,000, मशीनरी एस्टिमेटेड टू रियलाइज 60%। बहुत अच्छा पॉइंट। 60% ऑफ बुक वैल्यू 24,000। बुक वैल्यू नहीं है, बुक वैल्यू निकालनी पड़ेगी। स्टॉक बुक वैल्यू रुपीज 12,000, एस्टिमेटेड टू रियलाइज रुपीज 8,000, बैंक बैलेंस 2,000। He commenced his business on 1st January 2004 with an initial capital of rupees 40,000. His drawings were rupees 2,000 in 2004 and his amount is increased by rupees 400 every year.
The profit of business in the first 4 years was rupees 8,000, but in the last year business incurred a loss of rupees 10,400. He paid off rupees 8,000 to his creditor's fraudulent friend on 15th अप्रैल 2008 बाई फ्रॉडुलेंट प्रेफरेंस सकपट प्राथमिक भुगतान फ्रॉडुलेंट पेमेंट दिस अमाउंट वाज रिकवर्ड बाय द ऑफिसर रिसीवर ही गिफ्ट टू रुपीज 2,000 टू हिज सन आर डिस्काउंट बिल ऑफ रुपीज 2,400 वाज डिसऑनर्ड ऑन 31 दिसंबर 2008 प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स रुपीज 400। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को पहले आप टेलीग्राम से हमारे चैनल, जो टेलीग्राम पे चैनल है हमारा कॉमर्स विद तेजशिरा, वहां से इसको लाइएगा, देखिएगा, समझिएगा, पढ़िएगा, उसके बाद में अपने आप भी सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। हम तो करा ही रहे हैं, ना हो तो फिर यहां से समझना। बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, ये शायद यूनिवर्सिटी में पूछा भी गया होगा। देखो यूनिवर्सिटी में पूछा जरूर गया होगा ये क्वेश्चन। अच्छा, इसमें दिया नहीं गया है कि कब पूछा गया है, लेकिन हाँ ये पूछा जरूर गया है। इसी कंडीशंस, सेकंड चार्ज, बुक वैल्यू, ड्राइंग्स बढ़ती चले जाना, बहुत कंडीशंस हैं इसकी। तो चलिए हम बताते हैं आपको कैसे इसको सॉल्व किया जाएगा। सबसे पहले हम बनाते हैं स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। ये एज ऑन आप नीचे लिखना, एज ऑन 31 दिसंबर 2008 आप इसको नीचे लिखना। मेरे पास थोड़ी जगह की शॉर्टेज रहती है भैया इधर, अगर मैं उधर लिखूंगा तो फिर मेरा स्टेटमेंट नहीं बन पाएगा पूरा, है ना। हाँ, तो ये मेरी मजबूरी समझना, और हम आपको बता रहे हैं उस बात पे विशेष ध्यान देना, ठीक है। हाँ जी बिल्कुल, बात अपने फायदे की है तो ध्यान रखा ही जाएगा ना। तो चलो भाई देखते हैं, बस 1 मिनट में बनेगा स्टेटमेंट हमारा खटाखट, अभी तुरंत, बस कुछ पल की देरी है, स्टेटमेंट तैयार। और आपको हमारी स्केल कैसी लगती है ये भी बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में ना। देखो हमारे पास भी स्केल है, आपके पास भी होती है, हमारे पास भी है। इसको कहते हैं ग्रॉस लायबिलिटी। ग्रॉस लायबिलिटी, यहां पर लायबिलिटी, यहां पर एक्सपेक्टेड टू रैंक, एक्सपेक्टेड टू रैंक, यहां पर असेट्स, और यहां पर एस्टिमेटेड टू प्रोड्यूस, एस्टिमेटेड टू प्रोड्यूस। ओके, सबसे पहले अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स यार लिखेंगे केवल, क्रेडिटर्स लिस्ट ए। टोटल क्रेडिटर हैं 1,24,000 के। कितने हैं? 1,24,000 के। इसमें 2,000 के प्रेफरेंशियल हैं, 30,000 के फुली सिक्योर्ड हैं, और 28,000 के पार्सली सिक्योर्ड हैं, है ना। यही तो 2,000, 30,000 और 28,000। ओके, तो जब हम इसमें से ये माइनस कर देंगे, 30 और 30 60 माइनस कर दें तो क्या बचेगा? 64,000 के। क्रेडिटर्स कितने हैं अनसिक्योर्ड? 64, क्योंकि 2,000 प्रेफरेंशियल हैं, 30 फुली सिक्योर्ड हैं, और 28 पार्सली सिक्योर्ड हैं। हो गया। उसके बाद में क्या हुआ? जो फ्रॉडुलेंट पेमेंट हुआ था, क्या फ्रॉडुलेंट पेमेंट जो हुआ था उसको वापस ले लेंगे। तो यहां पर हम लिखेंगे फ्रेंड्स लोन। फ्रेंड्स लोन कितना था? 8,000। फ्रेंड्स लोन 8,000, जिसको हमने फ्रॉडुलेंट पेमेंट किया था, वो रिकवरी हो गई, वापस कर लिया। आगे आप लिख सकते हैं रिकवर्ड। ओके, रिकवरी कर ली गई। इसके बाद देखो चल के क्या है, बिल डिस्काउंटेड है 2400 का शायद, है ना। 2400 का बिल एक है जो डिस्काउंट हुआ है। बिल डिसऑनर्ड 2400, और कुछ नहीं है तो 64,72 74,400 ना,
74,400, यहां पर भी 74,400। ओके, ये 74,400 के हो गए हमारे अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स। बात आपको समझ में आ गई? जी समझ में आ गई। चलो आगे बढ़ें। फुल्ली सिक्योर्ड, लिस्ट बी। फुली सिक्योर्ड कितने के हैं? देखो ये देखो 30,000 के। ओके, इनको सिक्योरिटी क्या दी गई? सिक्योरिटी ऑफ बिल्डिंग। बिल्डिंग का रियलाइज वैल्यू देखो 50,000 है। बिल्डिंग का रियलाइज वैल्यू कितना है? 50,000 है। ठीक, लेकिन इनको फर्स्ट चार्ज में दी गई है। फर्स्ट चार्ज में, फर्स्ट चार्ज में मतलब अपना पूरा पैसा ले लो। तो यहां से माइनस करेंगे लोन, 30,000 का लोन माइनस कर दिया, क्या बचा? 20,000। 30,000 हमने यहां लिख लिया, क्या बचा? 20,000। इस 20,000 को सेकेंड चार्ज में इनको दिया गया है। तो वैसे हम लिखते थे क्या? सरप्लस टू बी कंट्रा। अब हम लिखेंगे सरप्लस कैरीड टू लिस्ट सी एज सेकेंड चार्ज। इसको हम लिस्ट सी में ट्रांसफर कर रहे हैं। भाई बिल्डिंग को हम दो लोगों को दे दिए सिक्योरिटी के तौर पे। तीसरी लिस्ट कौन सी है? जिसका नाम है पार्सली सिक्योर्ड क्रेडिटर्स, लिस्ट सी। यहां इसकी वैल्यू आती नहीं। इनसे हमने लोन कितने का लिया? ये देखो 28,000 का। ओके, तो 28 हमने यहां पर भी लिख लिया। अब सिक्योरिटी ऑफ बिल्डिंग, सिक्योरिटी ऑफ बिल्डिंग सेकेंड चार्ज कितना? 20,000। बचा कितना? 8,000, जो अभी भी पेमेंट करना है। ये पेमेंट हमने नहीं किया है। ये 8,000 अभी पेमेंट करना है। 8,000 क्या करना? पेमेंट करना है। बात समझ आ रही है? रह गया पेमेंट, इसलिए ये क्या है? पार्सली सिक्योर्ड है। 28 में से 20 तो सिक्योर्ड है, लेकिन 8,000 सिक्योर्ड नहीं है, इसलिए क्या है? पार्सली सिक्योर्ड है। ये पूरा सिक्योर्ड है, फुली सिक्योर्ड है। आगे प्रेफरेंशियल क्रेडिटर लिस्ट डी कितना? 2,000। और एक बार देख लो क्या कुछ और तो नहीं दिया है क्वेश्चन के अंदर? तो लिस्ट डी में देख लो कुछ और तो नहीं आया जाएगा। एक बार देख लेता हूं, वैसे और कुछ है नहीं। ठीक है, इसको क्या करेंगे? 2,000 यहां पर भी आएगा। इसको क्या करेंगे? डिडक्टेड फ्रॉम लिस्ट जी। टोटल कर लो, 74 और 8 82,400, 82,400। इधर का 30 30 60 और इधर 74, 7 6 13, 1,34,400। ठीक है, 7 3 1,00,000, 1,30,000, 1,34,400। ठीक, यहां आओ, सन्ड्री एसेट्स लिस्ट ई। क्या आता है? बैंक बैलेंस 4,000 का बैंक बैलेंस है। यहां आएगा 4,000 का ही है। देख लेता हूं, बैंक से 2,000 का है, 4,000 बता रहे हैं। बता कौन रहा है? आप ही तो लिख रहे हैं 2,000। फ्रेंड्स लोन 8,000 का, जो उसने अपने फ्रेंड्स को लोन दिया था, इसका कपट, उसको रिकवरी कर लिया गया, तो यहां आ जाएगा। बिल्डिंग नहीं आएगी, क्यों? क्योंकि वो हम यहां पर दे चुके हैं। क्लियर? तो और कौन एसेट्स है जो यहां आएगी उसको देखो। बिल्डिंग यहां चली गई, कोई बात नहीं। डेटर से मशीनरी, मशीनरी का रियलाइज वैल्यू दिया है 24,000। बुक वैल्यू है नहीं, लेकिन ये कहा है जो ये रियलाइज वैल्यू है 24,000, ये 60% की वैल्यू है। क्या कहा है? मशीनरी एस्टिमेटेड टू रियलाइज 24,000, 60% ऑफ बुक वैल्यू। तो जब 60% की वैल्यू ये है, तो 100% की कितनी होगी? 1 0 ये गया, 1 0 ये गया, 6 चौक 24, 4,000 गुणे 10 कर दो 40,000।
बुक वैल्यू कितनी है? अब बताओ, अगर ये नहीं करोगे तो आपका गलत नहीं हो जाएगा डिफिशिएंसी अकाउंट? यहां तो सही आ जाएगा, डिफिशिएंसी गलत हो जाएगा। मशीनरी हो गई। मशीनरी के बाद में आपका स्टॉक है 12,000 और 8,000। 12,000 और 8,000 और कुछ स्टॉक के बाद में 12,8 बैंक हो गया, और कुछ नहीं है ना? नहीं है। चलो इसका टोटल कर लेता हूं। इसका टोटल करके देखो कितना आएगा। 8 8 16, 30 2 32, 24 और 8 हो जाएगा 32, 32 और 8 40, 2 42, 42,000। अंदर कितना आएगा? 40 और 20 60 और 2 62। ठीक है, देखो मेरे जोड़ने के हिसाब से आप मत जोड़ लेना, हम ऐसे थोड़ा उटपटांग तरीके से जोड़ लेते हैं, ठीक ना? आप देख लो, 40,000 8 48,000, 2 इसके ले 50 और 10 और मिला लें 60 और 2 ये 62। इसके बाद में डेटर्स की लिस्ट क्या है? डेटर्स की लिस्ट होती है एफ। गुड एक ही साथ दिए हुए हैं, इसमें सीधे लिखे हुए हैं। डेटर्स कितने? 36,000 के हैं और 4,000 डूब जाएंगे। अंदर 36,000 है, 4,000 डूबेंगे तो कितना रियलाइज होगा? 32 रियलाइज हो जाएगा। सीधा बता दिए, बहुत सीधे लोग हैं, ठीक है ना? गुड एंड डाउटफुल, ओके, ठीक है। ऐसे तो 42 2 2 4 और 4 3 7, अब 74,000 हो गया। 74,000 के बाद जब हम आगे बढ़ेंगे तो बिल ऑफ एक्सचेंज लिस्ट जी, इसमें बी आर आता है नहीं, इस वजह से मैं 74,000 को ही फिर कैरी कर लूंगा। मेरी सभी एसेट्स बिक चुकी, मेरे पास कोई सरप्लस है नहीं। एड सरप्लस, कुछ नहीं है मेरे पास सरप्लस, इतनी ही है टोटल, क्योंकि सरप्लस तो लिस्ट सी को मैंने भेज दिया था, तो अब यहां कैरी थोड़े करेंगे। तो अब क्या बचा? ये जो प्रेफरेंशियल है इसको माइनस करो, लेस प्रेफरेंशियल क्रेडिटर लिस्ट डी कितना? 2,000 माइनस कर दिया, तो अब मेरे पास असेट्स कितनी बची हैं पेमेंट करने के लिए? 72,000 की। कितनी? 72,000 की। और मुझे पेमेंट कितना करना है? 82,400 का करना है, 82,400 का करना है। मेरे पास असेट्स है 72,000 की। कितना पेमेंट मैं नहीं कर पाऊंगा? मैं 10,400 रुपए का पेमेंट नहीं कर पाऊंगा। 004, 2 से 2 जाएगा 0, 7 1 8। ये क्या आएगी? डिफिशिएंसी। किस लिस्ट में? एच में। एक बार मैच कर लेता हूं, डिफिशिएंसी कितनी आ रही है मेरी? डिफिशिएंसी आ रही है मेरी 10,400 रुपए। ओके, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स का आप ले लीजिए स्क्रीनशॉट, उसके बाद में हम लोग आगे बढ़ें और बनाएं डिफिशिएंसी अकाउंट। चीजें अगर नहीं समझ में आई हो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा हमें, 1 घंटे के अंदर अंदर आपको मैं वहीं पर रिप्लाई दे दूंगा। कोई भी आपका डाउट हो, मैं हर एक कमेंट जरूर देखता हूं, उसको रिप्लाई जरूर करता हूं। तो अगर आपके भी डाउट्स हैं तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं, या फिर इंस्टाग्राम, फेसबुक, टेलीग्राम पे पूछ सकते हैं। सब कॉमर्स विद वेद शिरा के नाम से है। लिस्ट ई और एफ का टोटल मैं थोड़ा आगे ले लेता हूं, क्योंकि इसको मुझे हटाना पड़ेगा। लिस्ट ई 62,000 की थी और रियलाइजेशन 42 का था। लिस्ट एफ 36 की थी और 32 रियलाइजेशन था। बस चलो बनाते हैं डिफिशिएंसी अकाउंट। अब हम लोग करेंगे डिफिशिएंसी अकाउंट। डिफिशिएंसी करते समय ध्यान देना, सबसे पहले पैराग्राफ की वैल्यूज, फर्स्ट पैराग्राफ या सेकंड पैराग्राफ कोई भी हो, लेकिन एक पैराग्राफ में होता है और मैक्सिमम इंफॉर्मेशन आपको यहां दी रहती है डिफिशिएंसी से रिलेटेड। उनको लिखने के बाद फिर क्या करेंगे? हम स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स पे आ जाएंगे। लिस्ट ए बी सी डी ई एफ जी और एच से जितनी वैल्यूज आने वाली हैं यहां उन सबको ले आएंगे, डिफिशिएंसी अकाउंट बन जाएगा। बस इतना करना है। तो चलो सबसे पहले देखते हैं जो हमें पैराग्राफ में इंफॉर्मेशन दी गई है वो।
पैराग्राफ में इंफॉर्मेशन क्या दी गई है। उसने 40,000 रुपए की पूंजी से 1/1/2004 को व्यापार प्रारंभ किया। पहली वैल्यू मिल गई क्या, कैपिटल। कैपिटल कितनी, 40,000। 2001 में उसने व्यापार प्रारंभ, 2004 में उसने व्यापार शुरू कर लिया था। 4, 5, 6, 7, 8, 5 ईयर्स बिजनेस ऑपरेट किया है। तो सभी वैल्यूज, अगर कोई एनुअली है, कुछ ईयरली है, तो उसको हम 5 ईयर्स तक लेके जाएंगे। उसके आगे उसने कहा 2004 में उसके आहरण 2000 के थे और प्रतिवर्ष 400 रुपए से बढ़ाई जाती रही। तो ड्राइंग्स पहले साल ड्राइंग्स कैसे कर रहा है, देखो, पहले साल किया 2000, फिर अगले साल 2400, फिर 2800, फिर 3200 प्लस 3600। ओके, क्लियर। ये 3600 लिखो भाई, 1000 नहीं। ये ड्राइंग्स है उसकी। क्यों, पहले वर्ष 2000 करता है और हर वर्ष कहता है बिजनेस मेरा है, 400 रुपए प्रत्येक वर्ष और बढ़ाऊंगा, हर साल करूंगा। एक कॉन्सेप्ट है जो कहता है कि बिजनेस से रिलेटेड ट्रांजैक्शन बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से किए जाएंगे, बिजनेसमैन के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं किए जाएंगे। बिजनेस और बिजनेसमैन दोनों अलग अलग हैं। उस कॉन्सेप्ट का क्या नाम है, आप कमेंट बॉक्स में हमको बताइएगा, और नहीं जानते हैं तो पूछिएगा। ओके, तो ये बात हो गई, क्लियर। तो इसका टोटल कर लेते हैं, 2000, 4000, 6000 और 6 और 6 12,000, 12, 13,000, 14,000। ठीक, टोटल आएगा इसका 14,000। वैसे मैं कैलकुलेटर भी एक बार करके कैलकुलेट करके देख लूं। 2000 प्लस 2400 प्लस 2800 प्लस 3200 प्लस 3600 आएगा 14,000। फिर गिफ्ट टू हिज सन, अपने बेटे को उसने 2,000 रुपए का गिफ्ट दे दिया। बेटा आपका अपना है, पत्नी आपकी अपनी है, पति आपका अपना है। अगर पत्नी बिजनेसमैन है, वो कहे मैं अपने पति को शॉपिंग कराने गई थी, तो ये बिजनेस का खर्च है, उसमें डालेंगे। नहीं, ये ड्राइंग है। कौन सा कॉन्सेप्ट, अब मन मेरा नहीं मान रहा है, सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट, पृथक अस्तित्व की अवधारणा। बिजनेस और बिजनेसमैन दोनों अलग अलग। आप अपना लाइफ इंश्योरेंस ले लेंगे तो ड्राइंग ट्रीट किया जाएगा। आप इंश्योरेंस ले लेंगे प्रीमिसेस का, बिल्डिंग का, माल का, इसको आप बिजनेस एक्सपेंस की तरीके से ट्रीट करेंगे। लाइफ का ले लिया तो लाइफ आपकी अपनी है, ये अपने घर पे संभालिए आप इसको, इसके लिए आप प्रीमियम बिजनेस से निकाल रहे हैं, तो ये ड्राइंग है, सेपरेट एंटिटी, पृथक अस्तित्व की अवधारणा। हो गया, यहां पर लिख लिया हमने। नेक्स्ट पॉइंट, उसके बाद और आगे बढ़ें तो बढ़ाई जाती रही। प्रथम 4 वर्षों में व्यापार का लाभ 8,000 था, अंतिम वर्ष में 10,400 की हानि हुई। बिजनेस प्रॉफिट्स 8,000 के थे, बट बिजनेस लॉस 10,400 का एक साथ इनको खट से लॉस हो गया। प्रॉफिट इधर, लॉस इधर। उसके बाद में और आगे देखो, उसने अपने लेनदार दोस्त को 8,000 का पेमेंट किया था। रिकवरी ऑफ फ्रेंड्स लोन कितना, 8,000। लिस्ट ए, लिस्ट ई और डिफिशियंसी का डेबिट। सरकारी प्रापक ने राशि वसूल कर ली, 2,000 लड़के को गिफ्ट दे दिया, हो गया। बिल डिस्काउंटेड एंड डिसऑनर्ड, बिल डिस्काउंटेड एंड डिसऑनर्ड 2400। ये लिस्ट ए से इंफॉर्मेशन उठा लाए हैं हम। कहां से, लिस्ट ए से इंफॉर्मेशन उठा लाए। चलो कोई बात नहीं है। प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स, प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स 400 रुपए का प्रोविजन किया हुआ रखा है, प्रॉफिट का पार्ट है। स्टेटमेंट, हमारे पैराग्राफ में जितनी इंफॉर्मेशन थी सब हमने लिख लिया। अब कहां चलें, स्टेटमेंट पे चलो। लिस्ट ए में देखो, लिस्ट ए में क्या था, बिल डिस्काउंटेड एंड डिसऑनर्ड उठा लाए, रिकवरी ऑफ फ्रेंड्स लोन उठा लाए, ले आए उसको हम बाहर।
ठीक, लिस्ट ए खत्म। लिस्ट बी में क्या था, बिल्डिंग, क्या था बिल्डिंग, तो यहां पर हेडिंग डाल लो लॉस ऑन रियलाइजेशन ऑफ एसेट्स। ध्यान देना, ध्यान देना, हम वहां के प्रेफरेंशियल और पार्सली सिक्योर्ड क्रेडिटर्स को नहीं लिखेंगे, वहां जो एसेट्स थी बिल्डिंग उसको मैंने लिस्ट ई में नहीं लिखा था क्योंकि वो ओन्ड बाय इंसॉल्वेंट नहीं थी, इस वजह से अब बिल्डिंग को हम यहां पर रियलाइजेशन पे क्या लॉस हुआ वो लिखेंगे। तो बिल्डिंग थी हमारी 64,000 की और रियलाइज हुआ था केवल 50, तो 14,000 का लॉस हुआ था। कितना, 14,000 का लॉस हो गया था। एक बार इतना ओवर कॉन्फिडेंस ना दिखाओ भाई, देख लो, याद है इतना ही था। ठीक, लिस्ट बी हो गई, लिस्ट सी हो गई क्योंकि सेम ही असेट्स दोनों जगह थी। लिस्ट डी से यहां कुछ नहीं आता। लिस्ट ई 62,000 की असेट्स थी, 42 रियलाइज हुआ, तो सन्ड्री एसेट्स 62 माइनस 42, तो 20,000 का लॉस इधर हो गया। डेटर्स 36 के थे, 32 रियलाइज हुआ, तो 4,000 का लॉस यहां हो गया। लिस्ट ई हो गई, लिस्ट एफ हो गई, लिस्ट जी में कुछ था नहीं, लिस्ट एच डिफिशियंसी यहां आती है। दस 400 था ना, टोटल कर लो, 4 4 8, 8 8 16, 4 1 5 और एक 6, 66,800। आंसर मिलाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, अगर आंसर हमारा यहां पर मिल गया तो बस बात खत्म। ढूंढो 4 4 8, 4 2 6 6 6 6 6 और 2 8 8 4 12 12 और 4 16, हासिल आ गया 1 1 1 2 2 1 3 3 1 4 4 2 6, 66,800 66,800 एकदम क्लियरली आपको समझ में आ गया होगा। और आंसर भी हमारा राइट है, डिफिशियंसी अकाउंट भी सही बनी है, स्टेटमेंट में भी हमने बिल्कुल सही बनाया है। जब इसका टोटल बराबर आ गया इसका मतलब है हमने क्वेश्चन को एकदम सही कर लिया। एक बात मैं और कहूंगा आपको, क्वेश्चन कभी भी ये न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी ऐसे ना लगाइएगा कि केवल लगा लेना है, लगाते चले जाना है, लगाते चले जाना है, ऐसा ना करिएगा। हर बात, अगर मैं यहां पर कोई वैल्यू लिख रहा हूं तो क्यों लिख रहा हूं, इसके पीछे का क्या रीजन है, इसको जरूर समझने का प्रयास करना। जहां पढ़ते हो, जिससे पढ़ते हो, नहीं समझ में आता है तो बिना किसी संकोच के उससे जरूर ये बात पूछ लेना कि अगर इधर लिख रहे हैं ये तो क्यों लिख रहे हैं, इसको यहां कैरी किया तो क्यों किया, इसको यहां से माइनस किया तो क्यों किया, इसको जोड़ दिया तो क्यों जोड़ दिया। क्योंकि जब कभी भी आप कंपटीशन एग्जाम में बैठोगे, जॉब ओरिएंटेड एग्जाम्स में बैठोगे, तो क्वेश्चंस आपसे ये बड़ा फॉर्मेट डिफिशियंसी अकाउंट नहीं पूछा जाएगा, कभी नहीं पूछा जाएगा। देन आपसे कॉन्सेप्शनल चीजें पूछी जाती हैं, तो हमेशा उन कॉन्सेप्ट पर फोकस करना जिनके कारण वैल्यूज को हम जोड़ते हैं, घटाते हैं, इधर कैरी करते हैं, उधर कैरी करते हैं, डेबिट में लिखते हैं, क्रेडिट में लिखते हैं। ये चीज हमेशा याद रखना। जब आप इस तरीके से पढ़ने लग जाओगे आपका हर एक एग्जाम क्लियर होगा। और अगर आप केवल यूं ही क्वेश्चन लगाए जाते हो, केवल यूं ही रट्टा मार के थ्योरी पढ़ ले रहे हो, तो नंबर आपके अच्छे आ जाएंगे, उधर आपके एग्जाम्स आपका कोई भी बीट नहीं कर पाएंगे आप। क्योंकि पिछले 3 वर्षों से मैं पेपर देख रहा हूं और उन पेपर्स का जो पैटर्न है वो बहुत ही कॉन्सेप्शनल हो गया है, जर्नल नहीं रह गया है। पहले एक ट्रेंड चलता था कि 10 वर्ष के पेपर सॉल्व कर लो, आपको क्वेश्चन पढ़े हुए मिल जाएंगे, कुछ ना मिल जाएगा, ठेंगा मिल जाएगा आपको। पेपर का पैटर्न ही बदल दिया गया है। क्वेश्चन देखोगे, देखने से लगेगा कुछ और, जबकि होगा कुछ और। देखने से लगेगा कुछ और पूछ रहा है, एक्चुअली वो पूछ कुछ और रहा होगा। बहुत हिडन कॉन्सेप्ट निकाल के लेके आए जाते हैं और उनके आधार पर पेपर बन रहा है। तो अगर आप कॉन्सेप्शनल पढ़ेंगे तो चीजें आपको समझ में आएंगी, और अगर आप कॉन्सेप्ट से भटक रहे हैं तो चीजें, ये पढ़ाई आपके लिए फिर सार्थक नहीं हो पाएगी। तो इसलिए जहां पढ़ें, जब पढ़ें, जो कुछ भी पढ़ें, उसमें क्या कॉन्सेप्ट है उसको जरूर समझ लें। ओके, तो ये वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ में। हम लोग मिलेंगे अपने अगले वीडियो में एक और बेहतरीन प्रैक्टिकल प्रॉब्लम के साथ। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।